स्ट्रक्चर नहीं था और हवाई हमला हुआ, सर मौके पे स्ट्रक्चर नहीं होता है। अच्छा। तो जो है उसी को सर शस्त्र बनाया जाता है। 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। कहीं वॉर की सिचुएशंस बन जाती है तो हमें कैसे उसको फेस करना है और कैसे बचाव करना है, ये हमें यहाँ पे सिखाया गया। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। पाकिस्तान को उसकी कल्पना से बड़ी सजा देने का टाइम अब करीब आ गया है और इस बार हमला ऐसा होगा कि पाकिस्तान की 7 पीढ़ियां भी आतंक का रास्ता चुनने से घबराई। पाकिस्तान की आतंकी हरकतों का फुल एंड फाइनल इलाज होने का या इलाज करने का समय आ गया। भारत पाकिस्तान को इस बार कैसा सबक सिखाने जा रहा है और कैसा प्लान बनाया है उसने, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि कल देश में 54 साल बाद युद्ध के दौरान हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और इसमें इससे पहले 1971 की जब लड़ाई हुई थी, तब भारत पाकिस्तान में जब जंग हुई थी, तब इस तरह का मॉक ड्रिल किया गया था, जैसा कि कल देश के 244 इलाकों में यह मॉक ड्रिल की जाने वाली है। और इस मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा और कैसे देश को हर नागरिक युद्ध के लिए तैयार होगा, उसकी एक एक जानकारी आपको दूंगा मैं। बाजार हो या दफ्तर, युद्ध के दौरान आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, मॉक ड्रिल वाली ट्रेनिंग की वो सारी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे जो आज देश भर से आई है हमारे पास। लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये मॉक ड्रिल क्यों किया जा रहा है। तो उसका पहला जवाब यह है कि युद्ध से निपटने की तैयारी जब कर रहे होते हैं हम, तब हम इस तरह का ड्रिल करते हैं, और जब सामने युद्ध दिख रहा हो तब इस तरह का ड्रिल किया जाता है। और यह बताता है कि इस बार बात सिर्फ पाकिस्तान पर स्ट्राइक की नहीं है या कोई सर्जिकल स्ट्राइक है या एयर स्ट्राइक की नहीं है। इस बार भारत पाकिस्तान पर हमला इतना बड़ा करने जा रहा है जिसके बाद युद्ध की आशंका साफ साफ दिखाई दे रही है। और आपको याद होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक से पहले न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और न ही सेना के किसी अधिकारी ने आकर यह बताया था कि पाकिस्तान को हम सबक सिखाने जा रहे हैं और देशवासी अलर्ट रहे। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। और न ही 2019 में जब एयर स्ट्राइक करने से पहले हमने किसी तरीके से अलर्ट जारी किया था। रातों रात बालाकोट में घुसकर हमारी एयरफोर्स ने आतंकियों का अड्डा तबाह कर दिया था और अगली सुबह देश को पता चला था कि पुलवामा का बदला ले लिया गया। लेकिन इस बार हम बाकायदा युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कल मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। कल वही सायरन बजेगा जो युद्ध के दौरान हवाई हमले की चेतावनी के लिए बजाया जाता है। कल वैसे ही ब्लैकआउट होगा जैसे युद्ध में हमले से बचने के लिए ब्लैकआउट किया जाता है, रात में सारी बत्तियां बुझा दी जाती हैं। यानी एकदम स्पष्ट है कि भारत ने पाकिस्तान को इस बार तगड़ा सबक सिखाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। और यह हमला इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान पहलगाम जैसी हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। और आतंक के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई की तैयारी का महत्वपूर्ण स्टेप ये मॉक ड्रिल है। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही सरकार बिल्कुल फुल एक्शन में। सरकार के हर लेवल पर ऐसी तैयारी दिख रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो बड़ी जंग भी लड़ने से हम पीछे नहीं हटेंगे। आज भी पूरे दिन ताबड़तोड़ बैठ के चलती रही। गृह मंत्रालय में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर आज बैठक हुई और इसमें सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल समेत कई ऑफिसर शामिल हुए। बैठक का मेन एजेंडा है कि कल के मॉक ड्रिल के लिए पूरी तरह से योजना बनाना और कोऑर्डिनेशन को फाइनल करना। इसमें एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस,
फायर डिपार्टमेंट, एयर डिफेंस, एनडीएमए और राज्य सरकारों के सीनियर अफसर इसमें शामिल हैं। बैठक में सायरन और ब्लैकआउट प्रोटोकॉल की पूरी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई इन दोनों की मुलाकात हुई और माना जा रहा है कि दोनों के बीच सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई। वैसे 24 घंटे में यह दूसरी बार है जब पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच में बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास में हुई यह बैठक करीब 40 मिनट तक चली और एक दिन पहले ही डोभाल और गृह सचिव गोविंद मोहन पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग में शामिल हुए। इसके पहले कल रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और देश में क्या जो तैयारियां चल रही है उसको लेकर पीएम को ब्रीफ किया। इससे एक दिन पहले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पीएम से मुलाकात की। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी वो भी प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं। पीएम मोदी सीसीएस और तीनों सेनाओं के चीफ के साथ बड़ी बड़ी बैठकें कर चुके हैं। तो एक तरफ पावर सेंटर से लेकर और बॉर्डर एरिया तक सब जगह ऐसी हलचल चल रही है जो एक बड़े मिलिट्री एक्शन का संकेत दे रहे। ये सारी तैयारियां खामखा नहीं हो रही। आज से 54 साल पहले जब भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी 1971 में, तब इस तरह की तैयारी हुई थी और आज अब ये दोबारा हो रही है। इसका मतलब यह है कि भारत एक बहुत बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है जिसमें उसे इस बात का भी अंदेशा है, आशंका है कि पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन हो सकता है, उसकी तरफ से भी कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती है और वैसी स्थिति में हमें कैसे निपटना है इसका भी पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है। देखिए जरा तैयारियां कैसे चल रही। का ऐलान हो गया है, सायरन बज गया है, ये मॉक ड्रिल हो रही है, ये बताना बहुत जरूरी है और कैसे सिविल डिफेंस के लोग खुद को तैयार कर रहे हैं। सायरन के बजते ही लोग अपनी अपनी जगहों पर लेट गए, अपने उंगलियों से कानों को ढक लिया और तैयार हो गए कि कोई हमला हुआ है, सिचुएशन ऐसी है, अनहोनी हुई है। सायरन के बजने के बाद आपको लेटे हुए कतारों में लोग नजर आएंगे, तो क्या तैयारी होनी चाहिए वो बताने की कोशिश है। युद्ध से निपटने की कड़ी में कई जगह आग जैसी घटना भी सामने आ सकती है, तो देखिए उसका कैसे रिहर्सल किया जा रहा है, तब उस वक्त बचाव कैसे किया जाएगा। आग को बुझाने के लिए कैसे त्रिपाल को सारे पुलिसकर्मी लेंगे, उसे बुझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई घटनाएं घट सकती हैं। तो उसी कड़ी में किया जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी लेकर क्या इंतजाम रहेगा अगर आग जैसी दुर्घटना। सर आग लगेगी तो हम लोग कम्बल को भिगो लेंगे और उसको भिगो के जो ट्रेनिंग हम लोग दी उस तरह हम लोग बिल्डिंगों में जाकर के, मैदानों में जाकर के लोगों की सुरक्षा करेंगे। अच्छा, ये तो छोटी सी एग्जाम्पल है, लेकिन बड़ी आग की स्थिति में यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। यूज होता है, सेम मेथड यूज होता है। ये बहुत ही इजी मेथड है। देखिए कोई अगर अनहोनी होती है तो उस वक्त की क्या स्थिति रहेगी। देखिए ये कोई अनहोनी हुई है, कैजुअलिटी हुई है, कैजुअलिटी हुई है, उस वक्त क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। इसमें स्ट्रेटेजी रहेगी कि घायलों को पहले हम लोग अस्पताल लेके जाएंगे और जो घायल है उनको भी पहुंचाया जाएगा बारी बारी से। अच्छा, तो ये नजदीकी प्राथमिक उपचार के लिए जी, प्राथमिक उपचार के लिए जा रहे हैं जो हमारे नजदीकी अस्पताल है। तो आपने स्ट्रेचर की जगह कंबल का इस्तेमाल किया है क्योंकि सर मौके पे स्ट्रक्चर नहीं था और हवाई हमला हुआ, सर मौके पे स्ट्रक्चर नहीं होता है। अच्छा, तो जो है उसी को सर शस्त्र बनाया जाता है। तो देखिए ये जब हवाई हमला अगर होता है तो स्थिति क्या होगी, कैसे आग बुझाई जाएगी और कैसे लोगों को ले जाया जाएगा। देखिए ये दूसरे घायल है, यहाँ पे इंतजार नहीं किया कि आप त्रिपाल ने कंधे पर उठाकर, ये कंधे पर लेकर आप ऐसे ले जाएंगे जी सर जी। अच्छा, ये भी घटना हुई है, उसके बाद हम लोग कैजुअलिटी को ले जा रहे हैं। अच्छा जी, देखिए कैजुअलिटी जब होती है तो घायल कैसे, देखिए ये भी ले जा रहे हैं। ये देखिए जैसे ही एक सायरन की आवाज आती है, जो बच्चियां हैं यहाँ पर कैसे एकदम तैयार बैठे हैं। इंडियन आर्मी की स्पेशल स्पीयर कॉर्प्स ने वॉर एक्सरसाइज किया है और ये तस्वीरें पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए काफी है। ये तस्वीरें खुद स्पीयर कॉर्प्स ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और जिसमें कि स्पीयर कॉर्प्स का एक हाई इंटेंसिटी वाला ज्वाइंट अभ्यास इसमें दिखाई दे रहा है और जिसका एक ही उद्देश्य है कि सटीक हमला करना और पाकिस्तान को एक झटके में घुटने पर ला देना। जरा इस वीडियो को देखिए।
तो पाकिस्तान के साथ आज हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, उस मोड़ पर हैं जहां युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा। और वीर रस के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बारे में जो लिखा है, आज वही हालात पाकिस्तान के मामले में दिख रहा है। दिनकर उस प्रसंग के बारे में लिखते हैं जब दुर्योधन ने पांडवों से जो संधि का प्रस्ताव था उसको ठुकराकर युद्ध को चुना। तब दिनकर लिखते हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। और इस बार भारत की जो तैयारी है वो कमोबेश ऐसी है कि इस बार जो सबक सिखाया जाएगा पाकिस्तान को, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद रखें। तो भारत की वॉर लेवल वाली तैयारी से सरहद पार कैसी खलबली मची है, उसे लेकर हम खबरें बताएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, और खबर यह है कि भारत में मॉक ड्रिल वाला सायरन बजने से पहले पाकिस्तान कांप उठा है। और ये जरा वीडियो, ये जो तस्वीरें देखिए, आईएसआई मुख्यालय में शहबाज ने एक आपात बैठक बुलाई है और आईएसआई हेडक्वार्टर में शहबाज, डिप्टी पीएम, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों की बंद कमरे में मीटिंग चल रही है। और इस मीटिंग में भारत से पारंपरिक युद्ध की तैयारी कैसे की जाए और उससे कैसे बचा जाए, इसको लेकर के बैठक हो रही है। और ये पाकिस्तान की घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही है। और आईएसआई से इस बारे में मंत्रणा की गई है, जो कि उसकी खुफिया संगठन है। और इस जरा तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में ये अभी हड़कंप की स्थिति है। और जैसे ही कल भारत में इस बात का ऐलान किया गया कि 7 तारीख को देश भर में जो खास करके बॉर्डर के इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर युद्ध से की स्थिति में हवाई हमलों से बचने के पूरे मॉक ड्रिल की जाएगी, उसका अभ्यास किया जाएगा। एक और खबर आई है, और खबर यह है कि भारत का अत्याधुनिक नेवल वॉरशिप आईएनएस तमाल, जिसके पिछले दिनों रूस के बाल्टिक सागर में वॉर टेस्टिंग पूरी हो चुकी है, वो 28 मई तक अरब सागर में भारत के समुद्री इलाके में तैनात कर दिया जाएगा। यह खबर पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने वाली, क्योंकि अभी तक खबर यह थी कि भारतीय नौसेना को आईएनएस तमाल जून के आखिर में मिलेगा, लेकिन अब वो मई के ही आखिर में मिलेगा। आईएनएस तमाल रूस में बना मोस्ट एडवांस स्टील्थ वॉरशिप और फ्रिगेट है, यानी दुश्मन की नजर में नहीं आने वाला युद्धपोत है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस है, जिसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान का हर बड़ा शहर इसकी जद में। इसमें 324 mm के ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर लगे हुए हैं, जो दुश्मन के सबमरीन के लिए एक तरीके से काल है। इसमें 76 mm वाले सुपर रैपिड गन माउंटेड है, जो अमेरिका, रूस, फ्रांस के जंगी जहाजों में लगे हुए। आईएनएस तमाल की कमीशनिंग से अरब सागर में इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी क्षमता हवा में, समुद्र की सतह पर, समुद्र की गहराई में और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, यानी कि युद्ध के चारों मोर्चों पर अचूक वॉर करने की। तो उदाहरण के लिए अगर कहूं आपको, तो पाकिस्तान के 10 बड़े शहर जैसे आप उठा लीजिए, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, कसूर, मुल्तान और शेखुपुरा, ये जो सारे बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, ये सीधे सीधे आईएनएस तमाल के निशाने पर हों, और इस पर जो तैनात मिसाइल हैं उसकी रेंज के भीतर हों। इसमें लगी ब्रह्मोस मिसाइलें इन शहरों तक पहुंचने में 5 मिनट से भी कम का समय लेंगी। ब्रह्मोस मिसाइलों की रफ्तार 3 मैक के आसपास है, यानी कि ध्वनि की जो रफ्तार होती है उससे 3 गुना से ज्यादा, यानी करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान का दूसरा कोना मापने में इसे कोई वक्त नहीं लगेगा, पलक झपकते खेल खत्म। और यह सब कुछ
आईएनएस तमाल दुश्मन के सोनार, रडार और दूसरे डिटेक्शन सिस्टम को पकड़ में आए बगैर उन सब की पकड़ से दूर रहते हुए यह सारा काम कर सकता है, क्योंकि यह मोस्ट एडवांस स्टील्थ वॉरशिप फ्रिगेट है। इसकी डिजाइन और इसमें लगा स्पेशल मटेरियल इसे बहुत खास बनाता है। 3,900 टन वजनी ये जंगी जहाज एक बार में 3,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, यानी मुंबई से कराची बंदरगाह का 2 चक्कर बिना रुके लगा सकता है। बड़ी बात यह है कि भारतीय नौसेना के 200 जांबाज योद्धाओं की वॉरफेयर ट्रेनिंग और ट्रायल आईएनएस तमाल पर हो चुकी है, यानी कि यह जब भारतीय बेड़े में शामिल होगा तो यह जंग लड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी फॉर वॉर, रेडी टू वॉर की सिचुएशन में हालत में भारत को मिल रहा है। रूस के बाल्टिक सागर में यंतर शिपयार्ड में जैसे ही इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, इसकी वॉरफेयर टेस्टिंग उसी समय शुरू कर दी गई और अभी स्क्रीन पर आप उसी की तस्वीरें देख रहे हैं जो इसकी वॉरफेयर ट्रेनिंग से जुड़ी हुई। तो अभी तो मैंने सिर्फ आईएनएस तमाल का जिक्र किया। इंडियन नेवी का दूसरा मोस्ट स्टील्थ वॉरशिप फ्रिगेट आईएनएस तुशील, वो पहले से अरब सागर में तैनात है और यह भी ब्रह्मोस मिसाइल से तैनात लैस है और दोनों पर एक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती। तो पिछले 6 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में तुशील की कमीशनिंग हुई थी और 2016 में भारत और रूस के बीच जो रक्षा समझौता हुआ था उसके तहत इन दोनों एडवांस्ड फ्रिगेट को रूस में बनाया गया और समुद्री युद्ध में फ्रिगेट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और क्यों होता है जरा इसको समझिए। तो आईएनएस तमाल और आईएनएस तुशील के बारे में जो हमने आपको बताया, उससे आप इस बात को समझिए कि यह कितना महत्वपूर्ण है इस समय जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन है। जो फ्रिगेट होते हैं वो मीडियम साइज के वॉरशिप होते हैं। 100 से 150 मीटर की इसकी लंबाई होती है और 12 से 20 मीटर तक की चौड़ाई और 2000 से 7000 टन वजनी होने की इनकी ज्यादातर इसी रेंज में इनका वजन होता है और यही बात उसे नेवी वॉर का एक ऑलराउंडर बनाता है। समंदर के नीचे दुश्मन की पनडुब्बी को तहस नहस करना हो या समंदर के सतह पर सीधी लड़ाई दुश्मन के किसी दूसरे वॉरशिप से करनी हो, दुश्मन के फाइटर प्लेन और मिसाइलों को अगर आसमान में निशाना बनाना हो या समुद्री इलाके की पेट्रोलिंग करनी हो, दुश्मन की टोह लेना हो, फ्रिगेट हर मोर्चे पर अव्वल। और भारत पाकिस्तान की नौसेना में इसकी मौजूदगी की अगर तुलना करें तो पाकिस्तान